नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पिछले हफ्ते बुधवार को दो युवकों ने लोकसभा के अंदर घुसकर प्रदर्शन किया और पीला धुआं छोड़ा। इसे बहुत बड़ी सुरक्षा सेंध माना गया। विपक्ष ने गुरुवार और शुक्रवार को इस मुद्दे पर दोनों सदनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग की। सरकार ने दोनों सदनों में इस पर चर्चा नहीं होने दी तो हंगामा हुआ। लोकसभा स्पीकर ने खराब आचरण का आरोप लगाते हुए इंडिया गठबंधन के 13 सांसदों और राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को शेष सत्र के लिए सदन से निष्कासित कर दिया। विपक्ष का मूड बता रहा है वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है और इसी कड़ी में आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी इस पर काफी विवाद हुआ। यही वजह है कि सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस के महासचिव और राज्यसभा सांसद केशव वेणुगोपाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री संसद का मजाक बना रहे हैं। संसद की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक पर वो सदन में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सदन के बाहर बात कर रहे हैं। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, मामले का राजनीतिकरण पीएम और ये सरकार कर रही है, विपक्ष नहीं कर रहा है। कल प्रधानमंत्री ये कह रहे थे ये एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन ये बात संसद में नहीं कह रहे थे। जब सदन का सत्र चल रहा है तो ये होना चाहिए कि वो सदन में इस पर बात करें, लेकिन वो संसद में बात ना करके बाहर इस बारे में बात कर रहे हैं। वो संसद को एक मजाक बना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और विवादित भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने मांस खाने वाले हिंदुओं से केवल झटका यानी ब्लेड के एक बार से मारे गए जानवरों का मांस खाने का आग्रह किया है। सिंह ने अपने बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में अपने समर्थकों को यह प्रतिज्ञा दिलाई कि अब से हलाल मांस खाकर अपना धर्म नहीं बिगाड़ेंगे। पत्रकारों से रविवार को बेगूसराय में बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं उन मुसलमानों की प्रशंसा करता हूं जो केवल हलाल मांस खाते हैं। अब हिंदुओं को अपनी धार्मिक परंपराओं के प्रति इसी तरह की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हत्या करने का हिंदू तरीका झटका है। जब भी हिंदू बलि देते हैं तो वो एक ही झटके में ऐसा करते हैं, इसलिए उन्हें हलाल मांस खाकर खुद को भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें हमेशा झटका पर कायम रहना चाहिए। असम सरकार ने 1281 मदरसों का नाम बदलकर मध्य अंग्रेजी अर्थात एमई स्कूल कर दिया है। असम प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कार्यालय ने बुधवार को ही एक आदेश जारी कर इन सभी सरकार संचालित और सरकारी सहायता प्राप्त एमई मदरसों को तत्काल प्रभाव से सामान्य स्कूलों में बदलने का निर्देश दिया। वहीं ऑल असम मदरसा स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके वहीदुज्जमान के अनुसार इन मदरसों को बंद करने का मतलब वहां पढ़ने वालों छात्रों के साथ नाइंसाफी करना है। बता दें, असम के मुख्यमंत्री शर्मा 2020 से ही मदरसों को लेकर कई आयोजनों में आक्रामक बयान देते रहे हैं। उन्होंने इस साल मार्च में कर्नाटक के बेलगावी में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए कहा था, मैंने 600 मदरसों को बंद कर दिया है, लेकिन मेरा इरादा सभी मदरसों को बंद करना है, क्योंकि हमें मदरसों की जरूरत नहीं है। हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की जरूरत है। वहीं कट्टरपंथी हिंदू संगठनों का आरोप है कि दूरदराज के इलाकों में नियमित स्कूल नहीं है। वहां के कुछ मदरसों में कट्टरपंथी इस्लाम की पढ़ाई कराई जाती है। असम में पिछले साल 4 मदरसों को राष्ट्र विरोधी और जिहादी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के आरोप में ढहा दिया गया था। वहीं राज्य में सरकारी मदरसों को बंद करने को लेकर असम प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद स्वामी ने कहा कि मजहबी शिक्षा सरकारी अनुदान से नहीं दी जा सकती। उनके अनुसार इसीलिए सरकारी मदरसों को असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत स्कूल में तब्दील कर दिया गया है। वो कहते हैं, हमारा मकसद मुसलमान बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराना है। इजराइल में नौकरी करने के लिए हरियाणा सरकार ने 10,000 लोगों के लिए भर्ती निकाली है। ये पहली बार है जब राज्य सरकार की कंपनी हरियाणा कौशल रोजगार निगम लोगों को विदेश में काम करने का मौका उपलब्ध करवा रही है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर दुबई में सिक्योरिटी गार्ड, यूके में स्टाफ नर्स और इजराइल के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नौकरी के लिए आवेदन मांगे। इन 3 देशों में सबसे खास इजराइल है, क्योंकि यहाँ के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने 10,000 भर्तियां निकाली हैं, जबकि बाकी के 2 देशों में नौकरी के लिए महज 170 लोगों को चुना गया है। जबकि बाकी के 2 देशों में नौकरी के लिए महज 170 लोगों को चुना जाएगा। अनुमान के मुताबिक इजराइल को करीब 1 लाख कामगारों की जरूरत है, जिसे पूरा करने के लिए वो भारत की तरफ देख रहा है। नौकरी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास कम से कम 3 साल का अनुभव और 10वीं तक की पढ़ाई होनी चाहिए। इन नौकरियों के लिए उम्र सीमा को 25 से 45 साल रखा गया है। इसके अलावा चयनित व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक इजराइल में काम कर सकता है, लेकिन हर साल उसका वर्क वीजा बढ़ाया जाएगा। खास बात यह है कि विज्ञापन में इन नौकरियों को करने के लिए इंग्लिश भाषा को अनिवार्य नहीं रखा गया है। नौकरी करने वाले व्यक्ति को हर महीने 6100 इजरायली न्यू शेकेल करेंसी मिलेगी, जो भारतीय रुपए में करीब 1,38,000 रुपए बनती है।
इसके अलावा नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए मेडिकल इंश्योरेंस और आवास की व्यवस्था भी रहेगी, लेकिन उसका पैसा व्यक्ति को अपनी जेब से देना होगा। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने दावा किया है कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में शामिल दल लोकसभा चुनाव में साझेदारी के साथ बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का मुकाबला करेंगे। बता दें, इंडिया गठबंधन की बैठक कल यानी 19 दिसंबर को दिल्ली में होनी है। इसमें लालू प्रसाद यादव के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गठबंधन के दूसरे प्रमुख नेता हिस्सा लेंगे। एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी और मोदी की गारंटी के बारे में सवाल किया तो लालू यादव ने जवाब दिया, रोज यही बात पूछते हैं, क्या है नरेंद्र मोदी, आएंगे तो आओ। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठक है, हम लोग जा रहे हैं, मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इनको हटाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि जो लोग एंटी नेशनल नैरेटिव को बढ़ावा देते हैं वो कोविड वायरस की तरह है और इनका सफाया करना होगा। उपराष्ट्रपति ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से आयोजित वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवद गीता और वैश्विक एकता अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। उन्होंने कहा, योजनाबद्ध तरीके से या समझ की कमी के कारण कुछ लोगों को एंटी नेशनल बातें फैलाने में मजा आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इसका विरोध कीजिए। ये एक कोविड वायरस की तरह है जिसका सफाया करना होगा। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा है कि वो बूढ़े नहीं हुए हैं, उनमें अब भी कुछ लोगों को सीधा करने की ताकत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख ने यह बात रविवार को पुणे की हवेली तहसील के चारकोली में एक बैलगाड़ी दौड़ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा, मुझे आपसे शिकायत है, आप सभी अपने भाषणों में इस बात पर जोर देते रहे हैं कि मैं 83 साल का हूँ, 84 साल का हूँ। आपने क्या देखा है? मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मेरे पास कुछ लोगों को सीधा करने की ताकत है, आप चिंता ना करें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्हें पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, अगर इंडी गठबंधन में किसी में हिम्मत है तो एक व्यक्ति वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े। ये सब बहाना है। अगर हिम्मत है तो मैं चुनौती देता हूं कि नीतीश कुमार पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ें। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस सहित महाराष्ट्र के कई वरिष्ठ मंत्री सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर प्याज निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध से बाहर निकलने की संभावित रास्ते पर चर्चा करने की उम्मीद है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वो दिल्ली में शाह से मिलने प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो सकते हैं। बता दें, केंद्र सरकार द्वारा 8 दिसंबर को निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद से महाराष्ट्र के थोक बाजारों में प्याज की कीमतें गिर गई हैं। उद्योगपति सज्जन जिंदल ने खुद पर लगाए गए रेप के आरोपों को पूरी तरह से निराधार और झूठा बताया है। बता दें, 30 साल की एक महिला ने उन पर शादी का वादा करके उसके साथ रेप करने का आरोप लगाया है। महिला का दावा है कि कुछ साल पहले दुबई में उनकी मुलाकात 64 साल के सज्जन जिंदल से हुई थी। एक मैच के दौरान वीआईपी बॉक्स में वो जिंदल से मिली थी, जहां उन्होंने एक दूसरे का नंबर लिया। यहां से उनकी दोस्ती शुरू हुई। दावा है कि इस साल 23 जनवरी को JWS के हेडक्वार्टर में महिला का कथित यौन शोषण किया गया। जिंदल ने महिला से शादी करने का वादा किया था। रविवार देर शाम को इस आरोप पर बयान जारी करते हुए सज्जन जिंदल ने इसे झूठा और निराधार दावा बताया और कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चूंकि जांच जारी है, इसीलिए अभी इस मामले में ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे SFI सदस्यों के एक ग्रुप को अपराधी कहने को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार ने एक विक्षिप्त व्यक्ति को यहां भेज दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे विक्षिप्त आदमी को छोड़ देना ठीक नहीं है। कम से कम केंद्र सरकार को ये समझना चाहिए कि उन्हें इस हालत में छोड़ना ठीक नहीं है। हम जानते हैं कि केंद्र सरकार की मिली भगत से चीजें हो रही हैं, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। लेफ्ट के नेता ने कहा कि राज्यपाल हर उस व्यक्ति को रास्कल कह रहे हैं जिनकी विचारधारा उनसे अलग है। इससे पहले उन्होंने मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब को रास्कल कहा था कि वो विरोध करने वाले छात्रों को अपराधी कह रहे हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारत को विकसित देश बनने के लिए पहले कुपोषण जैसी समस्याओं से निपटने की जरूरत है और ह्यूमन कैपिटल पर फोकस करना होगा। उन्होंने कहा कि हम 2047 तक एक विकसित समृद्ध देश बनना चाहते हैं। मैं इसे एक उदाहरण के रूप में समझाता हूँ कि आज 35% लोग कुपोषण का शिकार हैं। इसके साथ 2047 तक भारत विकसित देश कैसे बन सकता है, ये मजाक सा लगता है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे अभी कुपोषण से पीड़ित हैं वो 10 साल बाद लेबर फोर्स में शामिल होंगे। इसलिए अभी जरूरी है कि बड़े पैमाने पर उचित प्रशिक्षण देकर देश में ह्यूमन कैपिटल को मजबूत किया जाए।
आधार डेटा लीक होने के लगातार दावों के बीच अब आईसीएमआर डेटा चोरी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। करीब 2 महीने पहले अक्टूबर में ही 81 करोड़ डेटा बिक्री के लिए डार्क वेब पर डाले जाने की रिपोर्ट के बाद ये खबर आई है। इसमें आधार और पासपोर्ट का डेटा भी शामिल था। हालांकि डेटा के चोरी होने की खबरों को खारिज किया जाता रहा है, लेकिन केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने अब 3 राज्यों से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। देश में प्राइवेट दूरसंचार सेवाओं को कड़े नियम कानून का सामना करना पड़ेगा। दूरसंचार विधेयक 2023 कथित तौर पर सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी भी या सभी दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क को संभालने, प्रबंधित करने या निलंबन करने की अनुमति देता है। ये बिल सोमवार लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस बिल को पेश करेंगे। दूरसंचार विधेयक 2023 का लक्ष्य 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलना है, जो दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है। विधेयक में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की शक्ति पर अंकुश लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इस पर भारत की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने चिंता जताई है। आर्मी के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि चीन छोटे पड़ोसियों को डराने धमकाने के लिए आक्रामक कूटनीति और उकसावे वाली रणनीति अपनाता रहा है और यही वजह थी कि 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने पलटवार करते हुए उसे दिखा दिया कि बस बहुत हो चुका। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बारे में अफवाहें फैल रही हैं कि उसे कथित तौर पर गंभीर हालत में पाकिस्तान में कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब पुष्ट रिपोर्टों में इसकी वजह जहर देना बताया जा रहा है। 65 वर्षीय मोस्ट वांटेड दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचते हुए कई वर्षों से कराची में रह रहा है। हालांकि शुरुआत में उसकी मौत की खबर आई थी। ये 9वीं बार है जब दाऊद इब्राहिम को लेकर इस तरह की खबर फैली है। मुंबई पुलिस अंडरवर्ल्ड डॉन के अस्पताल में भर्ती होने के बारे में उसके रिश्तेदारों अली शाह पारकर और साजिद वागले से अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने वाराणसी के उमराह में नवनिर्मित स्वरवेद महामंदिर का लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद पीएम ने संबोधन किया। उन्होंने कहा कि काशी में स्वरवेद मंदिर के लोकार्पण में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि इस पावन अवसर पर यहाँ 25,000 कुंडीय स्वरवेद ज्ञान महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। मुझे खुशी है और विश्वास है कि इस महायज्ञ की हर एक आहुति से विकसित भारत का संकल्प और सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि गुलामी के कालखंड में जिन अत्याचारियों ने भारत को कमजोर करने का प्रयास किया, उन्होंने सबसे पहले हमारे प्रतीकों को ही निशाना बनाया। आजादी के बाद इन सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनर्निर्माण जरूरी था। केरल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो राज्य में बढ़ रहे कोविड के केस को लेकर घबराएं नहीं। राज्य में कोविड-19 के Z1 वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। चीन और अमेरिका में भी इस वेरिएंट का संक्रमण पाया गया है। केरल में अभी कोविड-19 के 1324 एक्टिव केस हैं। शनिवार को संक्रमण से 4 लोगों की मौत हुई है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर माना जाता है। सोमवार को उनकी जयंती मनाई जा रही है। भिखारी ठाकुर का जन्म बिहार के एक गरीब और उपेक्षित हजाम परिवार में 18 दिसंबर 1887 को हुआ था। गरीबी और वर्ण व्यवस्था के तहत निचली जाति में आने के चलते भिखारी ठाकुर को पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला। बचपन में वो गाय भैंस चराने लगे थे। जानवरों को चराते ही समय भिखारी ठाकुर अपनी मधुर आवाज में गाते गुनगुनाते थे। वो पढ़ तो नहीं सकते थे, लेकिन सुनकर याद करने लगे और इस दौरान उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयाँ, कबीर के निर्गुण भजन और रहीम को दोहों को कंठस्थ किया। यहाँ से शुरुआत करके वो भोजपुरी गीत संगीत की दुनिया के सबसे बड़े आइकन बने। भिखारी ठाकुर अपनी बात समाज के सामने रखने में कभी नहीं डरे। उन्होंने समाज की हर कुरीतियों पर चोट किया। उन्होंने देश की सामंतवादी संस्कृति व गवई लोगों पर चढ़े जाति व समुदाय के रंग के खिलाफ गीतों के माध्यम से जमकर प्रहार किया। भिखारी ठाकुर किस प्रतिभा के धनी थे, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वो खुद स्कूल नहीं गए, लेकिन उन्होंने लोक गीतों पर 29 किताब लिखी जो कैथी लिपि में थी। भिखारी ठाकुर किस प्रतिभा के धनी थे, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वो खुद स्कूल नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने लोक गीतों पर 29 किताब लिखी जो कैथी लिपि में थी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।